हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर चल रहा है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट फैमिली बोरोन फैमिली थी जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड फैमिली है कार्बन फैमिली, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे आपकी कार्बन फैमिली। ये आते हैं आपके 14 ग्रुप के अंदर, क्यों बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। इसके अंदर क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इस ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट्स आएंगे आपके। 5 एलिमेंट्स, दीज आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, SN एंड लेड, LEAD, लेड PB से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनके रिप्रेजेंटेड सिंबल हैं जिनसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्टली एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आपका एलिमेंट्स के नेम ऑफ एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और यहाँ हम आपके लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मार्क विद EC। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6, देन सिलिकॉन 14, देन 32 जर्मेनियम, 52 tin and 82 lead, and here is electronic configuration। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विद नोबल गैस कन्फिगरेशन आपको पता है, इन प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी। मैं यहाँ पे इनकी लिख रही हूँ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग के अंदर। 2s2 2p2, 3s2 3p2 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देन 4s2 4p2, एक एक सेल बढ़ाते जाएंगे। देन 5s2 5p2, 6s2 6p2। दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द 14 ग्रुप एलिमेंट। ये आपको पता है कि जो कार्बन ग्रुप है, जो कार्बन है, ये इस पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है कार्बन के ऊपर। ठीक है, सेकेंडली इस टाइप के कंपाउंड जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन में क्या होता है कि बाहर वाली सेल वैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स को अपना स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। अब बात आती है 4 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस कर दे या गेन कर ले, बट 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना और गेन करने में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, हाई अमाउंट ऑफ, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इस ग्रुप के एलिमेंट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मोस्टली इस ग्रुप के कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। बट डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी ड्यू टू बिग साइज ऑफ द एलिमेंट कन्वर्ट चेंजेस हो जाते हैं। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कोवलेंट करेक्टर डिक्रीज भी होता जाता है। अब पहला कंसेप्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो एटॉमिक रेडियाई होती है, जनरली हम बोलेंगे कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती जाती है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं, नंबर ऑफ सेल्स
ऐसे बढ़ती जाती है नंबर ऑफ सेल। जितनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी न्यूक्लियर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा। जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा इसी को रेडियाई बोलते हैं। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जो कार्बन की एटॉमिक रेडियाई होती है वो है 77, सिलिकॉन की 118, देन जर्मेनियम 122, 140, 146। ये इनके एटॉमिक रेडियाई है जो कि आप देख रहे हो कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बढ़ती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। बट आप यहाँ देखोगे जो लास्ट है टिन एंड लेड, इनके दोनों की जो एटॉमिक रेडियाई है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नियरली इक्वल है। यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 146 है। वो किस वजह से? क्योंकि लास्ट वाले क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला कंसेप्ट आ जाता है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 14F के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, विच इज़ नियरली इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 140 to 146। अब क्या होता है कि जो डिफरेंस इन द साइज है जर्मेनियम और सिलिकॉन के बीच का जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा नहीं है, वो भी कम ही है। 177 to 118, 122। वो किस वजह से? वो डी फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से। यहाँ पे इन दोनों का साइज़ कंपेरेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और यहाँ पे इन दोनों का साइज़ कंपेरेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब एक आता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, हम स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाता है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है? मेटल का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और पॉजिटिव आयन बनाए। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर, ग्रुप के अंदर, तो क्या करता है कि एलिमेंट्स का साइज बढ़ता जाता है और न्यूक्लियस से और जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है। तो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली लॉस कर देता है क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो पाता है ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इस वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं ड्यू टू साइज बड़ा होने की वजह से। सो क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो आपका कार्बन है नॉन मेटल, सिलिकॉन भी है नॉन मेटल, जर्मेनियम मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, टिन भी मेटल एंड लेड भी आपकी मेटल है। ये होता है इसका मेटालिक कैरेक्टर। अब बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी की। सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली सेल, ये फर्स्ट सेकंड, मान लो किसी भी एटम में 3 सेल्स हैं, ठीक है, सबसे लास्ट वाली यहाँ से यहाँ के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं ए लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी दूँ कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एमिट हो जाए और ये जो एटम है पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या आती है कि ए लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल करो मेटल के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए और वो एटम कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की जाती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी। अब कंसेप्ट आता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। Ionization. The first ionization energy of group 14 element is higher than those of the corresponding group 13 element. Group 13 element बोरोन वाले जो ग्रुप से है और कार्बन वाले ग्रुप है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाइयर होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 14 ग्रुप की हाई होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13 ग्रुप से।
किस वजह से? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। स्मॉल साइज हो जाता है, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है। तो साइज डिक्रीज होने की वजह से आयन उसके उस मेटल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है मेटल एटम को। तो इस वजह से क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। बट डाउन द ग्रुप जाओगे, अलोंग द पीरियड जाते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ग्रुप 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एम से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स का हाई होता है कंपेयर टू 13 ग्रुप एलिमेंट के साथ, ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। और डाउन द ग्रुप, जैसे कि डाउन द ग्रुप ये जाते जाएंगे तो रेगुलर डिक्रीजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। कार्बन से लेके लेड तक जाएंगे तो डिक्रीजिंग इन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करता है, ठीक है। अब बात आती है कि किस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो क्या होता है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट है वो पॉपुलरली नोन है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से ये स्ट्रोंगली हेल्ड होते हैं ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स इन लिक्विड स्टेट एज वेल इन सॉलिड स्टेट, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एटम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? उसके आउटर मोस्ट सेल जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो वाली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लास्ट वाली जैसे कार्बन की आपकी थी 2s2 2p2, देन सिलिकॉन की थी 3s2 3p2 3p2, एज इट इज ऐसे लेड तक चलती जाती है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या हो गया? 4, ठीक है। 4 इसकी होती है वैलेंसी, इस ग्रुप की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 अटेन्स द मोस्ट कॉमन स्टेट इज 4 by transfer of a s electron to p orbital involving sp3 hybridization, so resulting in the compound is tetrahedral structure. most of the compound इस element के tetrahedral structure की formation करते हैं, tetrahedral की formation करेंगे। किस वजह से? ये कभी भी C4 पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी C4 पॉजिटिव आयन बनने की वजह से, ठीक है। सो ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कार्बन कभी भी नहीं करेगा, कार्बन बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। बट जो हैवियर एलिमेंट है, मीन्स जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जो बड़े एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं +4 के प्लेस पे, ठीक है। +4 भी करेंगे बट +2 वाली ज़्यादा स्टेबल होगी +4 की वजह से, ठीक है। वो किसकी वजह से? वो हमने अपने बोरॉन फैमिली में पढ़ा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी एटम आयन जब बॉन्डिंग करता है तो उसके लास्ट s ऑर्बिटल के अंदर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कार्बन के पास सिर्फ कार्बन के पास क्या होती है? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। अब बात आती है कि कार्बन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, हैवियर एटम्स के अंदर ही इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर का, इसी फैमिली का, कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी है,
ठीक है, ये हमेशा ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि इनकी मेन प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट सेम अपने ही एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करे और वो बॉन्ड चेन की फॉर्म में एक लॉन्ग लिंकेज बनाए, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होता है, जैसे मीथेन, इथेन, इथीन, ब्यूटेन, उसमें क्या होता है कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग ऐसे ऐसे चलती है ना बॉन्डिंग, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज बोलेंगे, सेल्फ लिंकेज बॉन्डिंग। अब जैसे सिलिकॉन की है, सिलिकॉन के साथ ही, ठीक है, जर्मेनियम की है, जर्मेनियम के साथ ही, तो लेकिन ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट अपनी ही सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करे, सेल्फ लिंकेज बॉन्डिंग, और एक लंबी चेन के अंदर जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन पावर। तो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, कार्बन हैज ए टू प्रॉपर्टी दैट अलाउ इट टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सब जितने भी कंपाउंड उनके अंदर सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन बनाता है। किस वजह से, दो प्रॉपर्टी होने की वजह से। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन क्या होगी, विच इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म ए चेन ऑफ एटम, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग विच इज द एबिलिटी टू फॉर्म ए डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे एबिलिटी ऑफ कार्बन, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन ऑफ एटम, चेन ऑफ एटम, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग इसको बोलेंगे एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे कंडीशन में आपका ग्रुप था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर होगी कार्बन की, देन होती है सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, और जर्मेनियम और टिन की नियरली इक्वल होती है, एंड देन लेड की। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैटिनेशन पावर कार्बन की। ये जैसे ऑर्डर चलता है उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अर्थ के ऊपर मैक्सिमम कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जैसे सबसे ज़्यादा कार्बन, देन सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, सबसे कम कैटिनेशन पावर होती है टिन की, ठीक है। अब आती है कि कैटिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैटिनेशन की कंडीशन, कंडीशन ऑफ कैटिनेशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि इस फर्स्ट कैटिनेशन की पावर एलिमेंट कार्बन ज़्यादा शो करता है कंपेयर टू सिलिकॉन। वाई, तो क्या होता है कि ए बॉन्डिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, उनकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है वो तो या ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 से, या इक्वल टू 2, ठीक है। सेकेंड, एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू बॉन्ड with itself and self bonding must be strong, its bond with each element। सेकेंड, कार्बन कार्बन के साथ जो इसका जो डेफिनेशन है, इसका क्या मीनिंग है कि जो से कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड है, ठीक है, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, इन दोनों की मैं बॉन्ड एनर्जी लगती हूँ। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड एनर्जी 346 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड एनर्जी 358 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों की जो एनर्जी है ना वो नियरली सेम है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा वो स्ट्रोंग होनी चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड की फॉर्मेशन किया अगर वो स्ट्रोंग नहीं होती है तो उसके अंदर कैटिनेशन पावर नहीं हो सकती। तो ये नियरली इक्वल है, मीन्स कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी उतना ही स्ट्रोंग है जितना कार्बन कार्बन का बॉन्ड
स्ट्रोंग है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी 2 किलो जूल पर मोल, 222 किलो जूल पर मोल है। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है उसकी एनर्जी होती है 452 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी कार्बन का कंपाउंड लिया, उसकी रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ करवाई और कार्बन के साथ, तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाए, क्योंकि दोनों की बॉन्ड एनर्जी इक्वल है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रोंग है। बट जब मैं सिलिकॉन की रिएक्शन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के साथ करवाऊंगी तो स्ट्रोंगली रिएक्ट किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है कंपेयर टू सिलिकॉन। डेट इज वाई कार्बन की कैटिनेशन पावर ज़्यादा है कंपेयर टू सिलिकॉन की कैटिनेशन पावर के, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के बाद थर्ड कंसेप्ट जो काइनेटिक इनर्टनेस होती है, ठीक है। तो काइनेटिक इनर्टनेस ऑफ द कैटिनेटेड कंपाउंड टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल्स और आयन। इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक इनर्टनेस, इनर्ट का मतलब होगा कि कोई एलिमेंट कंपाउंड रिएक्ट इनर्ट रहे, इनर्ट रिएक्ट ना, इन द सेंस फॉर एग्जांपल जैसे ए बी है, ठीक है, कोई सी वाला आयन है, ठीक है। अगर ये सी वाला आयन से इसको रिप्लेस करके ए सी बनाए, इसको लबाइल बोल लेंगे। अगर ए बी सी वाला आयन इसके अंदर डालू, रिप्लेस नहीं कर पाए और ए बी ही रहे, इसको इनर्ट बोल लेंगे। तो उसका मतलब क्या ही हो गया, ये वाला। अगर इसके अंदर मैं ऑक्सीजन डालूंगी तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, काइनेटिकली इनर्ट रहेगा। बट इसके अंदर अगर मैंने ये डाला, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम है। ठीक है। अब जैसे सिलिकॉन के बीच की बॉन्ड एनर्जी थी 422, ठीक है। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड एनर्जी थी इसकी 452। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो सिलिकॉन का कंपाउंड बनता है वो SiO2 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, न कि सिलिकॉन के बीच। अगर ऑक्सीजन आ गया तो इस बॉन्ड, अगर बट कार्बन के अंदर आ गया तो कार्बन की ये फॉर्मेशन होगी। बट अगर सिलिकॉन के अंदर आ गया तो इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, न कि सिलिकॉन की, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती है, सो कैटिनेशन पावर सिलिकॉन की कम होती है, ठीक है। अब बात आती है एक एलोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। ग्रुप 14 एलिमेंट में आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर सिर्फ लेड को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 के 4 जो भी एलिमेंट्स हैं, वो एलोट्रोप्स बनाते हैं, एलोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। एलोट्रोपिक का मतलब एक एलिमेंट नेचर के अंदर टू और मोर फॉर्म मतलब मैनी फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार्बन का लेती हूँ, कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हैं, ऐसे तो 3 एलोट्रोप्स माने जाते हैं। अब जो आया है कि इन न्यू केमिस्ट्री जो रिसेंट तो नहीं, काफ़ी सालों से जो रिसर्च हुई है, तो आप पढ़ते आए हो कि डायमंड भी कार्बन से बना होता है और ग्रेफाइट भी, ठीक है। दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, इनको एलोट्रोप्स बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट नेचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म के अंदर अगर प्रेजेंट होता है तो उस एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एलोट्रोपिक इफेक्ट। लेड कोई भी एलोट्रोप्स नहीं बनाता है। अब जो डायमंड होता है उसकी स्ट्रक्चर में कार्बन जो प्रेजेंट होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता है। यही कारण है कि जो डायमंड होता है उसकी हार्ड स्ट्रक्चर होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन जितने भी बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है, वो सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब कोई भी कंपाउंड इसके साथ अगर ऐड होता है, मान लो एक कंपाउंड ऐड करें, वो ऐड कैसे होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन है ड्यू टू कैटिनेशन पावर, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाता,
ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है मतलब ये क्या होता है कि किसी भी एटम के साथ अगर सारे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो वो सेचुरेटेड हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम और कुछ ऐड नहीं कर सकते विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब ये है अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इसके अंदर हम और कुछ ऐड कर सकते हैं, इसी की वजह से इसका जो हार्डनेस होती है कम होती है कंपेयर टू डायमंड, ठीक है। अब बात करते हैं पहले डायमंड। डायमंड ये है आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इसकी स्ट्रक्चर ये कार्बन एटम है, 1 2 3 बॉन्ड कार्बन एटम, यहाँ से कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड देन कार्बन। इसमें क्या है कि ऐसे ही चेन चलती जाएगी कैटिनेशन पावर के 1 2 3 4 1, ठीक है। इसमें क्या दिखाने जितने भी कार्बन एटम्स है ना ये कार्बन एटम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके सिंगल बॉन्ड्स दिखाने, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब इसके अंदर बताओगे कार्बन sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ईच कार्बन फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन एटम एंड इसका जो कॉर्नर वाले होते हैं मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रॉन होती है। डायमंड जो होगा 3 डायमेंशनल के अंदर 3D के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सेकंड आता है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कार्बन क्या उसमें क्या था कि 4 कार्बन एटम से साथ अटैच होगा, एक कार्बन 1 2 3 4 से, इसके अंदर क्या होगा एक कार्बन 3 से अटैच होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड और फॉर्मिंग ए हेक्सागोनल लेयर्स, ठीक है। द एडिशनल p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच कार्बन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। कार्बन कार्बन के बीच में जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टेंस होती है वो 142 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, मीन्स इसका मतलब ये इंडिकेट करती है पाई बॉन्ड को, ठीक है। और 2 लेयर्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो होती है 3.35 के बीच में, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट सच एज सॉफ्टनेस, गुड कंडक्टिविटी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी, ल्यूब्रिकेटिंग नेचर। अब एक बात आती है कि अपार्ट फ्रॉम डायमंड एंड ग्रेफाइट ए होल न्यू फैमिली ऑफ एलोट्रोप्स आर नोन एज फ्लोरीन। ये अभी आइडेंटिफाई होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C16 के ऊपर। जो डायमंड जो कि ग्रेफाइट की आपकी स्ट्रक्चर है मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें आप देख सकते हो। इधर है आपकी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके अंदर एक कार्बन 3 बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 142 जो कि रिप्रेजेंट करती है पाई बॉन्ड की, और 2 कार्बन्स के बीच में डिस्टेंस होती है 3.35 एंगस्ट्रॉम की। अब बात आती है C16 का, कुछ जर्नल सा आइडिया ले लो जो कि कार्बन का ही एलोट्रोप है। ये एक पॉलीहेड्रल क्लस्टर की फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो ये N C के पास CN होता है, जो N वैल्यू होती है वो हमेशा इवन वैल्यू होता है। और ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल जो रिंग्स होती हैं एक दूसरे से अंदर इसके अंदर अटैच होती है। इसको स्कॉलर बॉल के नाम से भी बोला जाता है, समटाइम इसको बल्कि बॉल के नाम से भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें 12 पेंटागोनल्स होते हैं एंड 20 हेक्सागोनल्स होते हैं। ये याद रखना कि C16 के अंदर 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल्स से कंसिस्ट होता है। अब ये होता है कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमने बताया कि वो 2 टाइप की फॉर्म शो करते हैं, एक तो शो करेंगे डायमंड फॉर्म और एक शो करेंगे ग्रेफाइट फॉर्म। जिसके पास एबिलिटी होती है जिसके पास एबिलिटी होती है सिंगल बॉन्ड और लॉन्ग लिंकेज बॉन्ड फॉर्मेशन की तो वो बनाएगा जनरली डायमंड फॉर्म। बट जिसके पास एबिलिटी है पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की तो वो बना देंगे जनरली ग्रेफाइट लिंकेज डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है।
तो एलिमेंट जो एलिमेंटल सिलिकॉन होता है वो एग्जिस्ट करता है ओनली डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर। ये कोई भी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर नहीं बनाते क्योंकि इनके पास पुअर टेंडेंसी होती है पी पाइप बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो क्या बोलेंगे हम, द इनएबिलिटी ऑफ ए सिलिकॉन टू फॉर्म पी पाइप बॉन्ड लार्जली ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन एटम। अब देखते हैं स्ट्रक्चर इधर फर्स्ट है डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट, थर्ड मेटालिक। द कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। जो आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, हाँ कार्बन डायमंड से डायमंड एलोट्रोप में प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट में कार्बन मेटालिक नहीं बना सकता क्योंकि मेटालिक क्या होते हैं, मेटल। पहली बात तो ये मेटल ही नहीं है। मेटालिक जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता। डायमंड क्या बनाएगा, सिलिकॉन किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, डायमंड में, ग्रेफाइट में नहीं, मेटालिक में नहीं। ठीक है, वो किस वजह से, पहली बार ये दो क्या है, दोनों नॉन मेटल, वो किस वजह से सिलिकॉन ग्रेफाइट एंड मेटालिक करेक्टर शो नहीं करता। सिलिकॉन का क्या होता है, बड़ा साइज होता है, ठीक है, बिग साइज होता है, तो इसके पास बिग साइज फर्स्ट, तो इसकी वजह से पुअर टेंडेंसी होती है पी पाइप बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। इसी वजह से ये ग्रेफाइट पी पाइप बॉन्डिंग की वजह से आता है डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, अब पी पाइप बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता, डबल करेक्टर आ नहीं सकता, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता। सो ये ग्रेफाइट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं करता है। अब बात आता है जर्मेनियम की, ये डायमंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन्स सिंगल सिलिकॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा बट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। डेट इज़ वाई ग्रेफाइट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन सेम। जो जर्मेनियम है सिंगल जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा ड्यू टू कैटिनेशन पावर, बट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा ड्यू टू मल्टीपल बॉन्डिंग। पहले मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, कैटिनेशन पावर एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन के पास दोनों प्रॉपर्टी, सिलिकॉन के पास सिर्फ कैटिनेशन पावर है, जर्मेनियम के पास भी सिर्फ कैटिनेशन पावर है। ठीक है, जो टिन है उसके पास कैटिनेशन पावर तो है ही, और इसके पास क्या होती है, ड्यू टू बिग साइज होने की वजह से ये ग्रेफाइट स्ट्रक्चर शो नहीं करता है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो जिसकी वजह से मेटालिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि कैटिनेशन पावर डाउन द ग्रुप जाते टाइम डिक्रीज होती जाती है, इस वजह से और ड्यू टू बड़ा साइज होने की वजह से लेड ना तो डायमंड स्ट्रक्चर शो करेगा ना ग्रेफाइट स्ट्रक्चर शो करेगा, हाँ मेटालिक स्ट्रक्चर शो करता है। अब बात आती है मल्टीपल बॉन्डिंग की। मल्टीपल बॉन्डिंग, पहली बात तो मल्टीपल बॉन्डिंग होती क्या है। मल्टीपल बॉन्डिंग इज ए मस्ट फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग किसी भी एलिमेंट के लिए जरूरी है जो कैटिनेशन पावर शो करता है। अब बात आएगी, फर्स्ट आपका कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्डिंग भी शो करेगा और कैटिनेशन पावर भी शो करेगा। सेकंड एलिमेंट पे चलते हैं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई टाइप बॉन्डिंग, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, पर डी टाइप क्योंकि सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल आ जाता है तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो करेगा विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग involve the donation of electron pair to the silicon atom। तो इसको बोलते हैं मल्टी इंटरनल पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है,
तो डी पाई पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल खाली होता है, खाली होने की वजह से जो कोई भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनके जो फील्ड ऑर्बिटल है, अपने फील्ड ऑर्बिटल के अंदर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर देता है, ठीक है। और जिससे जो बॉन्डिंग बनती है, तो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल और सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल दोनों इन्वॉल्व करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे उसको पाई बॉन्ड बोल लेंगे, ठीक है। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरनल बॉन्डिंग या फिर पाई बॉन्डिंग। उसको बोलेंगे इंटरनल बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है और हमेशा ही आता है। तो एक कंपाउंड है, जैसे क्वेश्चन है द कंपाउंड्स CH3 थ्राइस, नाइट्रोजन इधर है, इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइल अमीन एंड SiH3 थ्राइस, इसको ट्राई सिलाइल अमीन, हैव सिमिलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। वाई? क्या बात आती है? क्या CH3 थ्राइस, ठीक है।